टाटा ग्रुप भारत की सबसे बड़ी सबसे वैल्यूएबल कंपनी। जब ये कंपनी कुछ भी करती है वो भारत की दूसरी कंपनियों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है। ये कंपनी जिस जगह अपना प्रोजेक्ट शुरू करती है उस जगह की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए हर एक राज्य कोशिश करता है कि टाटा जैसी कंपनियों को अपने स्टेट में अट्रैक्ट करे। लेकिन एक ऐसा राज्य था जिसने बिना ज्यादा कोशिश किए टाटा को अपने राज्य में अट्रैक्ट किया। वो राज्य था वेस्ट बंगाल। बट स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती। साल था 2006। टाटा ने प्रॉमिस किया कि वो वेस्ट बंगाल के सिंगूर में अपनी सबसे एम्बिशियस कार की मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट सेटअप करेंगे। इससे एक बड़ा बज़ क्रिएट हुआ। लोगों को लगा अब वेस्ट बंगाल की किस्मत बदलने वाली है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सिर्फ 2 साल में ही यानी 2008 में टाटा को मजबूरी में वेस्ट बंगाल से एग्जिट करना पड़ा। ये एक क्रिटिकल मोमेंट था पूरे बंगाल के लिए। इस एक मोमेंट से ये फैसला हो चुका था कि वेस्ट बंगाल का फ्यूचर कैसा होगा। वेस्ट बंगाल के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी अपनी खोई हुई ग्लोरी को वापस लाने की। एक ऐसी ग्लोरी जिससे इंस्पायर होकर मॉडर्न सिंगापुर बना। जी हाँ, शायद आप हैरान हो गए होंगे लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वेस्ट बंगाल ने कैसे खुद से ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी और कैसे ये राज्य इंडिया के टॉप राज्यों में शामिल हो सकता था। आज वो कई छोटे छोटे राज्यों से भी पीछे होता जा रहा है और इस राज्य का फ्यूचर कैसा होने वाला है ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये एक सैड स्टोरी है एक ऐसे राज्य की जो कभी सिंगापुर के लिए एक रोल मॉडल हुआ करता था। 1960s के टाइम वेस्ट बंगाल इंडिया के दूसरे राज्यों के लिए एक रोल मॉडल हुआ करता था और आज ये रोल मॉडल तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्य बन चुके हैं। ये वो दौर था जब वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता को द ज्वेल ऑफ ईस्ट कहा जाता था। 1960s के टाइम वेस्ट बंगाल इंडिया की टोटल जीडीपी में 10% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता था जो आज घटकर सिर्फ 5.4% पर आ चुका है। ये राज्य उस टाइम इंडिया के टॉप 3 स्टेट्स में आता था, महाराष्ट्र से सिर्फ कुछ ही नंबर से पीछे। ये वो दौर था जब कोलकाता देश का सबसे मॉडर्न, सबसे आगे और सबसे आधुनिक शहर माना जाता था। जहां इंडिया की पहली मेट्रो लाइन बनने की तैयारी हो रही थी। यहाँ देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे जूट, इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल का घर था। और इस ग्लोरी का सबसे बड़ा सबूत है सिंगापुर। साल था 1965। सिंगापुर एक छोटा सा आइलैंड सिटी जहां गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी अपने सबसे चरम सीमा पर थी। उसी टाइम सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर ली क्वांग ने अपने शहर से एक वादा किया। उन्होंने कहा हमें सिंगापुर को कोलकाता जैसा बनाना है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज ये बात सुनकर शायद आप लोगों को अजीब लगेगा कि कहाँ कोलकाता और कहाँ सिंगापुर, कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन 1965 में ऐसा नहीं था। उस टाइम कोलकाता या मैं कहूँ पूरा वेस्ट बंगाल ग्रोथ के मामले में इंडिया का फेस हुआ करता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये शहर और ये पूरा राज्य धीरे धीरे पीछे होता चला गया। इस डाउनफॉल की शुरुआत होती है लेट 60s से, जब बंगाल में लेफ्ट लीनिंग पार्टीज पावर में आती है। उनका एजेंडा था कि राज्य के सारे रिसोर्सेज पर सिर्फ और सिर्फ सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। इस दौड़ में सोशलिस्ट पॉलिसीज और नक्सलवाद, ट्रेड यूनियन का जोर बढ़ने लगा। हर एक छोटा बड़ा फैसला, फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन, वर्कर्स की छुट्टी, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में आ गया और प्राइवेट कंपनीज के लिए रास्ता ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। कई सारी फैक्ट्रीज बंद होने लगी या फिर दूसरे राज्यों में चली गई। यूपी, बिहार से जो लोग अच्छे रोजगार के लिए कोलकाता का रुख करते थे वो अब दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों की तरफ जाने लगे। बंगाल से ब्रेन ड्रेन और कैपिटल फ्लाइट शुरू हो चुकी थी। इवन 1991 में जब देश में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का दौर आया तब भी वेस्ट बंगाल ने वो मौका खो दिया। जब महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया के स्टेट्स ने अपने दरवाजे देश विदेश के इन्वेस्टर्स के लिए खोले तब भी बंगाल अपनी पुरानी पॉलिसीज पर ही अड़िग था। जो लोग ये सोचते हैं कि कोस्टल राज्य जैसे साउथ के राज्य मुंबई या फिर गुजरात इतना आगे इसलिए निकल गए क्योंकि उनके पास लोकेशन का एडवांटेज था, वो गलत सोचते हैं। अगर ऐसी ही बात है तो वेस्ट बंगाल क्यों पीछे रह गया जबकि इस राज्य के पास भी एक बड़ा कोस्टल एडवांटेज मौजूद था। यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि सिर्फ अच्छी लोकेशन से कोई राज्य आगे नहीं बढ़ता। एक बेहतरीन और स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत होती है जो वेस्ट बंगाल के केस में मिसिंग थी। 2006 आते आते वेस्ट बंगाल की लेफ्ट गवर्नमेंट को ये एहसास होने लगा कि जो पॉलिसी उनकी दशकों से चली आ रही थी वो काम नहीं कर रही। दूसरे राज्य लगातार ग्रो कर रहे थे और देश भी ऑलमोस्ट डबल डिजिट में ग्रो कर रहा था। तब सरकार को एहसास हुआ कि अब इनको कुछ अलग करना होगा।
जिससे सरकार और इस राज्य की इमेज बदले, और यहाँ एंट्री होती है टाटा की। टाटा मोटर्स अपने सबसे बड़े, सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी, दुनिया की सबसे छोटी और सबसे सस्ती कार बनाना। उस कार का नाम था टाटा नैनो। इसकी हाइप ज्यादा थी और डिमांड को देखते हुए टाटा इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जगह की तलाश में थी। रतन टाटा सर को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां मैन्युफैक्चरिंग करना आसान हो, जो पोर्ट के भी करीब हो और लो कॉस्ट स्किल्ड लेबर भी मिल जाए, साथ में सस्ती जमीन। वेस्ट बंगाल की सरकार पूरी कोशिश में लग चुकी थी कि टाटा एक बार वेस्ट बंगाल में आ जाए। कम लागत के साथ टाटा को जमीन ऑफर की गई। सरकार ने पूरा जोर लगा दिया कि टाटा का ये प्लांट वेस्ट बंगाल में ही आए, और इसमें यह सरकार कामयाब भी रही। टाटा ने वेस्ट बंगाल के सिंगूर में अपने प्लांट को सेटअप करने का फैसला लिया। 2006 में टाटा की एंट्री होती है और प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है। लोगों में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। लग रहा था जैसे बंगाल अपनी पुरानी पहचान वापस पा लेगा। लेकिन फिर इस बीच ममता बनर्जी लेड टीएमसी किसानों के लिए एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करती है। इनका कहना था कि किसानों को उनकी जमीन का सही मुआवजा नहीं मिला और जबरदस्ती उनकी जमीन ले ली गई। ये प्रोटेस्ट बढ़ता रहा और एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। प्रोटेस्ट ने एक पॉलिटिकल रूप ले लिया था। एक तरफ टाटा और गवर्नमेंट और दूसरी तरफ ममता बनर्जी और किसान। ये मुद्दा सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था। टाटा ग्रुप के लिए ये अब एक बिजनेस डिसीजन से ज्यादा एक ट्रस्ट का मामला बन चुका था। जब रतन टाटा ने यह महसूस किया कि यह मुद्दा सुलझ नहीं पाएगा, तब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस दिन 3 अक्टूबर 2008 को रतन टाटा ने कहा, मैंने वेस्ट बंगाल में फैक्ट्री का वादा किया था और अब मजबूरी में मुझे वेस्ट बंगाल छोड़ना पड़ रहा है। ये एक ऐसी बात थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। टाटा ग्रुप जो किसी भी स्टेट में जाने के लिए तैयार थी, उसको वेस्ट बंगाल से मजबूरी में निकलना पड़ा और इस एग्जिट ने वेस्ट बंगाल की सारी उम्मीदों से एग्जिट करवा दिया। वेस्ट बंगाल ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से खो दिया। बिजनेस या फिर इकोनॉमी एक इकोसिस्टम से चलती है। ये इकोसिस्टम तब बड़ा होता है जब कोई बड़ा बिजनेस किसी सेक्टर में घुसता है। अब जैसे टाटा एक बड़ी कंपनी है, अभी तक वेस्ट बंगाल में कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचती थी। अगर टाटा की एंट्री सक्सेसफुल हो जाती तो देश के दूसरे कंपनियों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता और धीरे धीरे वो भी वेस्ट बंगाल में आने लगती। इसको चेन रिएक्शन या डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। जब टाटा ने वेस्ट बंगाल से एग्जिट किया और उन्होंने गुजरात को चुना, तो जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स थे उनके अंदर वेस्ट बंगाल के लिए ट्रस्ट खत्म हो गया। उन्होंने सोचा अगर टाटा जैसी बड़ी कंपनी के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ भी होगा। इससे अच्छा हम अपना पैसा वहाँ लगाए जहाँ पे पॉलिसी स्टेबल हो और बिजनेस फ्रेंडली माहौल हो। इसीलिए जब टाटा गुजरात के सानंद में गई तो उनके पीछे पीछे ढेर सारी कंपनी भी गुजरात में आई। जैसे जब मारुति गुरुग्राम में गई तो उसके पीछे पीछे ढेर सारी कंपनी भी गुरुग्राम में आई। बिजनेस का इकोसिस्टम ऐसे ही ग्रो होता है, ट्रस्ट पे और स्टेबल पॉलिसी पे। तो अगर वेस्ट बंगाल को इन्वेस्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जगाना है तो उनको एक लॉन्ग टर्म विजन पर काम करना होगा, स्टेबल पॉलिसी के साथ। रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक शुरुआत जरूर होगी और इसी शुरुआत की जरूरत है अभी वेस्ट बंगाल को। क्योंकि अगर वेस्ट बंगाल फिर से राइज करने लगता है तो इससे बिहार, असम, झारखंड और यूपी जैसे राज्यों को ही फायदा होगा। इस कहानी से एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, राजनीति और अर्थनीति दोनों को मिलाकर काम करना पड़ता है। बंगाल का पास्ट एक लेसन है कि अगर आपका नेता सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स करेगा और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक विजन पर काम नहीं करेगा तो आप कितने भी बड़े और अमीर क्यों न हो, आपको नीचे आने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपको क्या लगता है, क्या वेस्ट बंगाल इस लेसन से सीख कर अपने आप को फिर से राइज कर पाएगा, या फिर इसकी कहानी हमेशा एक ऐसे राज्य की कहानी बनकर रह जाएगी जो कभी सिंगापुर जैसे शहर को इंस्पायर कर चुका है?